नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद। कैसे हैं आप सब? आज छुट्टी का दिन है और आई एम श्योर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। ठंडियाँ थोड़ी बढ़ रही हैं, थोड़ी कम हो रही हैं, मौसम बहुत ही अच्छा है। हो सके तो बच्चों के साथ एक नेचर वॉक पे ज़रूर जाएँ। सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है या शाम के समय जब भी आपको समय मिले, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हमेशा यही बात करते आए हैं कि बच्चों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप उसे पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब पिछले 4 हफ्तों से हम प्रोक्रेस्टिनेशन पे बात कर रहे हैं और ना ही केवल बच्चे बल्कि हम एडल्ट्स की भी आई थिंक जो प्लानिंग की जो एक तरीका था, हमारा टेक्निक था, उसमें थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट डेफ़िनेटली आया होगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट ने जितने भी टिप्स दिए थे वो सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं, बाकी पेरेंट्स और ट्यूटर्स, एजुकेटर्स के लिए भी थे। तो चलिए आज जुड़ते हैं और इस सीरीज़ का ये आज का एपिसोड आखिरी है। लेकिन आई एम श्योर आपको बहुत ही मज़ा आया होगा पूरी सीरीज़ में हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे जुड़ने का और बहुत सारे ऐसे टिप्स लेने का जो बहुत प्रैक्टिकल हैं और कुछ ऐसे पहलुओं पे सोचने पे आपको मजबूर किया होगा जो शायद हमारे आसपास हो रहा है पर कभी हमने उस पे गौर नहीं फरमाया है। तो आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए। तो चलिए आज फिर से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस भारती नायक। भारती, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आरती। भारती के साथ पिछले 4 एपिसोड्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग भी लगे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग भी थे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम सभी अनकॉन्शियसली कर देते हैं एज़ अ पेरेंट, पर पता नहीं था कि उसके पीछे जो हम निशान छोड़ रहे हैं वो कितने गहरे हो सकते हैं। तो चलिए आज एक ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन को एक ऐसे ही पर्सपेक्टिव से पढ़ने की या देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ हम बच्चे को भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पेरेंट भी देख रहे हैं और एजुकेटर्स के रिलेटेड भी बात करेंगे। भारती, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि जब मैं प्रोक्रेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन बच्चों में जब मैं बात करती हूँ, तो बच्चों के अंदर जो प्रोएक्टिव हैबिट्स हैं, वो हम किस तरह से अर्ली नर्चर कर सकते हैं? अगर आप मेरी ऑडियंस को बताएँ। बिल्कुल। प्रोक्रास्टिनेशन जो बच्चों में होता है वो कभी एक सीधे सीधे फॉर्म में नहीं आता है जी। कि लाइक जैसे लेज़ी हो रहे हैं, बट उनके वर्ड्स में, उनके लैंग्वेज में हमेशा आपको देखने मिलेगा। राइट। जब वो बोलते हैं अभी नहीं करना, बाद में करना है, या कोई चीज़ को अवॉइड करेंगे, तो वहाँ पर आपको प्रोक्रास्टिनेशन दिखेगा। प्रोएक्टिव हैबिट्स जो रहते हैं, मेरा मानना है कि जो प्रोएक्टिविटी या प्रोएक्टिव हैबिट्स हैं वो 15 साल के एज में हम उनको सिखा नहीं सकते, बट डेफिनेटली जब वो 5 साल के या 4-5 साल के होते हैं बच्चे, वहाँ से हम उनकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे 4-5 साल के बच्चे हैं तो उनको हमने चॉइस दे दिया, सो वहाँ पे वो एक अपब्रिंगिंग आता है कि कैसे हम इस लिमिटेड चॉइसेस में हम अपना एक डिसीजन बना सकते हैं। मुझे याद है जब डीवा छोटी थी, तो जैसे मैं उनको देती थी कि ये 2 या 3 फ्रॉक्स हैं, इसमें से चूज़ करो कौन सा पहनना है, और डिफरेंट होते थे ताकि उसको एक वैरायटी भी मिले, बट इट वाज ऑलवेज लिमिटेड, बोलते ना एक बाउंड्री वाला बाउंड्री बनाया आपने। बनाया हुआ था कि जी। ये 2 या 3 चॉइसेस हैं, उसमें से उसमें करना से है। करना है, द राइट। आइडिया वाज कि वहाँ से नर्चरिंग शुरू हो। राइट। जब वो 7-8 साल की हुई, वहाँ पे ओनरशिप वाला जो एक एबिलिटी होता है कि आई ओन दिस टास्क, आई ओन दिस स्पेस, आई ओन दिस पर्टिकुलर जो मेरा काम है करने का, ये मैं ओन करती हूँ। सो वो ओनरशिप वाला एलिमेंट 7 से 8 साल में हम सिखा सकते हैं बच्चों को। अगेन प्रोएक्टिविटी की तरफ ले जाता है उनको, बिकॉज जब वो ओन करते हैं कोई भी चीज़ को तो अपने आप एक डिसीजन आ जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक इनिशिएटिव लेना शुरू कर देते हैं। जब वो बच्चा 10 साल के आसपास होता है, वहाँ पे ना सिर्फ ओनरशिप, बट वहाँ पे हम उनको सोचने का और प्लस एक रिफ्लेक्टिव एलिमेंट डाल सकते हैं। राइट। बिकॉज प्रोएक्टिविटी ये नहीं है कि आपने सब चीज़ें आइडियल हो पाएंगी। प्रोएक्टिविटी है जहाँ पे आप इनिशिएटिव ले रहे हो, जी। आपने एक्शन लिया, या बोलते ना वो डर नहीं है, गलती हो सकती है पर उसमें से हम सीख सकते हैं। करेक्ट। उसको हम प्रोएक्टिविटी कहते हैं। राइट। सो 10 साल की एज में जब एज
एज पेरेंट्स हम जब उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, आई थिंक ये जो 3 एज पीरियड है वहाँ पे प्रोएक्टिविटी या प्रोएक्टिव हैबिट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। राइट, राइट। तो जैसे आपने कहा कि जितना छोटा बच्चा है उतनी जल्दी अगर हम इसकी शुरुआत करें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो बच्चों को जब हम बचपन से ही, शुरुआत से ही कुछ चीज़ों का तरीका सिखाते हैं, जैसे कि खाना कैसे खाना है, कहाँ बैठ के खाना है, अपना स्कूल से आके अपना बैग कहाँ रखना है, शूज़ कहाँ रखने हैं। तो जब धीरे-धीरे ये वाली बातें भी अगर हम बात करते हैं, प्रोएक्टिव हैबिट्स की जो आपने बात की, तो डेफ़िनेटली वो बहुत जल्द सीखेंगे। और जैसे-जैसे बड़ा होता है इंसान उसके लिए चीज़ें मुश्किल होती जाती है। जैसे अगर हमें आज कोई बोले कि आपको प्रोएक्टिव हैबिट्स अपने अंदर इनकलकेट करनी है, तो थोड़ा समय लगेगी। लेकिन बच्चों के साथ डेफ़िनेटली वो जब आप छोटा है और अगर आप स्टार्ट करते हैं एज़ अ पेरेंट्स, लेकिन हाँ, एक उसमें सबसे बड़ी कंडीशन है कि आपको एज़ अ पेरेंट रियलाइज़ करना है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तो अगर आपने हमारे आगे की 4 सीरीज़ या 4 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ शुरुआत से देखिए, तो आपको एक लिंक जो है वो आपको मिलेगी, क्योंकि सिर्फ़ ये आखिरी एपिसोड से पता नहीं चलेगा। भारती, आपसे आगे जुड़ना चाहूँगी मेरे दूसरे सवाल को लेकर। जब मैं पेरेंट्स और एजुकेटर्स की बात करती हूँ और जब हम बच्चों के काम करने के तरीके की बात करते हैं, अ, ऐसा क्या किया जाए, मतलब पेरेंट्स और टीचर्स ऐसा क्या करें कि हमें बच्चे को कहना ना पड़े कि आपको ये काम ऐसे करना है। बच्चा जो है वो खुद से ही इनिशिएटिव ले और बिना प्रेशर और फियर को लिए उस काम को करे। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? जी, जनरली जो एडल्ट्स होते हैं जी, उनका एक आदत होता है कि कमांड करना है, कंट्रोल करेक्ट, करना है, और करेक्ट, जब वो कंट्रोलिंग वाले बिहेवियर में आते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, अब सब चीज़ मेरे हिसाब से हो रही है, राइट, और वो बहुत डीप रूटेड होता है। अब कहीं न कहीं जब हम बच्चों के अपब्रिंगिंग की बात करते हैं, वो बहुत नेचुरली बाहर आ जाता है। अगर आप कंट्रोल करोगे तो आपको हमेशा फ़ियर मिलेगा। अगर आप प्रेशर दोगे तो आपको फ़ियर मिलेगा, और यही चीज़ प्रोक्रास्टिनेशन को बढ़ावा देती है। कंट्रोल की जगह अगर हम चॉइस देते हैं हुँ, तो वो बच्चे को अपने आप एक चॉइस, बोलते हैं ना, एक एबिलिटी टू इनिशिएट कि मुझे ये राइट, चाहिए या ये चाहिए, हुँ। वो डिसीजन मेकिंग का जो एक सोचने पे पावर होता है। मजबूर करती जी, है बच्चे को। एक एक पावर होता है। जी, वो पावर आप अगर डेवलप करते हो तो ऑब्वियसली हम फिर एक थिंकिंग एडल्ट्स को हम नर्चर कर रहे हैं। करेक्ट। सो फर्स्ट इज, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग देम, हुँ, गिव देम चॉइसेस। हुँ, दूसरा है कि अगर आप उनको कमांड करते हो, जैसे आपने एग्जांपल दिए कि हम बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं कि बुक, बैग यहाँ रखना है, हुँ, बुक्स यहाँ रखना है। हुँ, हम चूज कर रहे हैं कि उनको कौन सा स्पेस यूज करना है। करेक्ट। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर बचपन से ही हम उनको चॉइसेस देते हैं हुँ, कि ये स्पेस है आपके लिए, हुँ, आपको किस तरह से आपका रूम, आपको किस तरह से आपकी बैग क्या करना कहाँ चाहें, रखनी कहाँ है, रखना चाहेंगे, राइट। ऑब्वियसली वो एक बाउंड्री रहता है, हुँ, उस बाउंड्रीज में ही उनको नर्चर करना है। हुँ, पर वो वहाँ पर भी अगर चॉइस मिलता है तो उनका थिंकिंग एबिलिटी बढ़ता है। राइट। सो बोलते हैं ना कि कमांड की जगह अगर आप उनको क्वेश्चन पूछते हैं हुँ, कि इसको आप कैसे करोगे, ये वाला चीज़ आपने किया नहीं है, हुँ, समझते हैं नहीं किया है, क्या राइट। चीज़ है जो रोक रही है, क्या हुँ, चीज़ है जिससे हुँ, आपको कहीं पे हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है। हुँ, जब हम सवाल या क्वेश्चन करते हैं तो हम उनको पुश कर रहे हैं थिंकिंग की तरफ, हुँ, कि हुँ, आप ये सोचिए कि यहाँ पे अगर मेरा काम अटका है तो क्या चीज़ है जो मुझे रोक रही है, क्या चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, हुँ, किस चीज़ को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। हुँ, सो वो रिफ्लेक्टिव एबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है बच्चों में। राइट, एंड राइट। मैंने अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है बच्चे वो रिफ्लेक्टिव बिहेवियर लेकर ही नहीं आते हैं। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स कि उनको अगर हम कोई चीज़ सवाल भी करते हैं, हुँ, हम बोलते हैं क्रिएटिविटी मर रही है उनकी जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं। हम बोलते हैं कि उनका जो डिसीजन है वो हमेशा डिपेंडेंसी पे जाता है, वो बाद में नहीं आता है, बचपन से ही कहीं ना कहीं शुरुआत से ही उनके अपब्रिंगिंग में, उनके हुँ, एनवायरनमेंट में हुँ, इस तरह से चीज़ें होती हैं जो बहुत स्ट्रक्चर्ड होती हैं, तो वो सोचने का उनके पास स्पेस ही नहीं है। राइट। सब कुछ है तो मैं हुँ, सोचूं क्यों, जी, सब कुछ पहले से ही डिफाइंड है हुँ, तो मेरे सोचने की ज़रूरत नहीं है। राइट, दिस इज़ व्हाट अ चाइल्ड विल थिंक, करेक्ट। इसीलिए वो सोचना बंद कर देते हैं। बहुत सही कहा आपने भारती, लेकिन इसमें 2 चीज़ें, 2 पहलू हैं।
जैसे आपने कहा कि जब हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग उसको कहते हैं, क्योंकि जब आप इंस्ट्रक्ट करते हो तो वो अथॉरिटेटिव हो गया। एक वो ज़माना है जो पेरेंट्स उसी पेरेंटिंग स्टाइल से बड़े हुए हैं और इसीलिए शायद वो अपने बच्चों को भी वैसे ही पेरेंटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आज की बात करते हैं तो आज तो अथॉरिटेशन आप अथॉरिटेटिव बिहेवियर है या प्रेशर है, आप वो दे ही नहीं सकते हो। मतलब एक बाउंस आता है पीछे धड़ाक दे के, मतलब कि आप मतलब वो पेरेंट को सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूँ इनके साथ, और शायद उसके भी हमें रिपरकशंस दिखते हैं कि बच्चे क्या-क्या चीज़ें करते हैं, बहुत ही बड़े-बड़े स्टेप्स ले लेते हैं अपनी लाइफ के साथ, अपने जीवन को लेकर। बहुत ही मिक्स लगता है कई बार और बहुत तकलीफ़ भी होती है। लेकिन आप एज़ अ प्रोफ़ेशनल इतने सालों से इसमें काम कर रहे हैं, अ, आपके समय प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं था मुझे लगता है, ना ही मेरे समय था इस चीज़ पे, हमने कभी बात नहीं की, कभी सुनी नहीं है। मतलब ये जो टॉपिक आ रहा है, इस पे आप जब काम करते हो तो आपको ये कितना इफ़ेक्टिव लगता है? क्योंकि मेजरली आप पेरेंट्स के साथ या अडल्ट्स के साथ काम करते हैं। तो जब वहाँ पे आप काम करते हैं तो आपको कैसा पॉज़िटिव फ़ीडबैक मिलता है इसमें? मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए जी, इसीलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी है बिकॉज़ जब हम बड़े हो रहे थे, सिंपल सी चीज़ है आरती, हमारे पास इन्फॉर्मेशन का सोर्स कम था। करेक्ट, हमारे पास अपने आप से ही एक लिमिटेड बाउंड्रीज़ थी, जहाँ पर पेरेंटिंग ईज़ी था बिकॉज़ चॉइसेस ही कम है कम है। और इन्फॉर्मेशन का सोर्स सिर्फ़ 1 या 2 है। सो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आता था, उसी को हम प्रोसेस करके उसी से हम आगे बढ़ते थे। राइट, सो वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन हालांकि होता था, ऐसा नहीं वहाँ पे अवॉइड नहीं करते थे या वहाँ पे इमोशंस नहीं होते थे, होते थे। बट वहाँ पर फिर सोशल बॉन्डिंग बच्चों में इतनी होती थी कि वो एक दूसरे से बात करके कहीं ना कहीं उसको फिज आउट कर लेते थे या समझ जाते थे कि अरे मेरे पापा ने ऐसे किया, हाँ मेरी मम्मी ने भी ऐसे किया, अच्छा फिर तूने क्या किया। सो एक सोशल बॉन्डिंग में राइट, उनका अपब्रिंगिंग बढ़ता था। राइट, प्लस जॉइंट फैमिलीज होती थी, करेक्ट। नेबर्स में सब लोग जाते थे, सारे बच्चे, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, समझते थे, बिहेवियर्स समझ लेते थे। सो वो एक अलग टाइम था समय जहाँ था। पर यहाँ पर बोलते हैं ना इन्फॉर्मेशन के सोर्स बहुत मीनिंगफुल होते थे। हुँ, रियल लोग जो अपने एक्सपीरियंस लाइफ को करेक्ट। करते हैं बहुत वहाँ से इंस्पायरिंग आता था। स्टोरीज़ होती थी एक्चुअली। एग्जैक्टली। हुँ, सो बच्चे वहाँ से अब बड़े होते थे। अभी लाइफ इजी तो हो गई है विथ ऑल द टेक्नोलॉजी गैजेट्स, इतना सारा लाइफस्टाइल में बोलते हैं ना कन्वीनियंस इतना आ गया है। सो अभी जो आप एरा देख रहे हो, इंफॉर्मेशन इतना सारा अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी ने लाइफ इजी कर दिया है, कन्वीनियंस इतना आ गया है। हुँ, सो बच्चा ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, प्लस हमारा कहीं ना कहीं जो पेरेंटिंग और अपब्रिंगिंग है वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो गया है करेक्ट, बिकॉज चॉइसेस इतने सारे बच्चों के पास हैं एंड एवरीथिंग इज एट द क्लिक ऑफ द बटन। सो इसीलिए आप बाउंड्रीज कहाँ बनाओगे एज पेरेंट्स, एज एडल्ट्स, एज एजुकेटर्स, आप कहाँ पे नर्चरेंस दोगे। राइट, सोशल बॉन्डिंग की जहाँ बात करते हैं, सोशल बॉन्डिंग कहाँ है बच्चों के लिए। आज अगर वो कहीं खेलने जाते हैं या किसी क्लासेस में जाते हैं या नेबरहुड में भी आप देखते हो, वेयर इज इट, बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया है। सही बात है। प्लेग्राउंड्स बहुत कम हो गए हैं और एवरीथिंग अफेक्ट्स अ चाइल्ड। करेक्ट। जब ये चीज़ें कम होती हैं तो बच्चा वो जो स्पेस है, टाइम जो है वो कहाँ स्पेंड करता है, वो सब यही इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए करता है। और इसीलिए जब मैं दोनों एलिमेंट्स को देखती हूँ, हमने कैसे हम बड़े हुए थे एज बच्चे, अब हम कैसे बड़े कर रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। एंड इसीलिए एज पेरेंट्स वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ की वो इस एरा में शायद नहीं वर्कआउट कर रही है, नहीं चल रही है। वही अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की तरह अगर हमने किया तो शायद वही होगा कि बूमरैंग की तरह वापस आए। करेक्ट। सोच समझ के बात करना है, क्या बिहेव करना है, क्या चीज़ करनी है, बिकॉज बच्चों को बोलने से ज़्यादा दिखाना पड़ता है। करेक्ट। वो बिहेवियर्स देखते हैं, वो हमारे एक्शंस, हमारे चॉइसेस, हमारे डिसीजंस को देखते हैं, महसूस करते हैं, वहाँ से सीखते हैं। करेक्ट। सो हमारे लिए उतना ही बोलते हैं ना कि एक परीक्षा के उस पे हम चल ही रहे हैं एज पेरेंट्स। कसौटी है। बिल्कुल उस पे हम चल ही रहे हैं। हाँ, और बहुत बुरा लगता है भारती, क्योंकि कई बार कहीं पर पेरेंट बेबस है और कहीं पर बच्चे बेबस हैं।
मतलब बहुत ही तकलीफ होती है कि जो हम नेचुरली जिस बॉन्ड को बनना चाहिए उस बॉन्ड को बनाने के लिए हमें किसी की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये बहुत ही बुरी, मतलब मुझे बहुत तकलीफ देती है। और मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स को इस बात को लेकर बैठकर सोचना चाहिए कि अगर उनका और उनके बच्चे का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है तो कहाँ लैक हो रहा है वो चीज़, और उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये शायद डिस्टेंस जो है वो तो बढ़ता ही जाएगा और वही बच्चे वही माइंडसेट के साथ बड़े होंगे। आज अगर आपके पास इस एक फैमिली में से एक आ रहा है तो कल एक में से 4 आएँगे शायद, जी। क्योंकि हर किसी को हेल्प चाहिए, क्योंकि समझ कोई नहीं रहा एक-दूसरे को। तो इस पे सीरियसली हम सभी को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारती, आगे आपसे जुड़ना चाहूँगी, जब मैं डेली रूटीन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करती हूँ, तो हम बच्चों के अंदर ये जो माइंडसेट है, ये नेचुरली हम किस तरह से लेकर आएँ? और ये किस तरह उनको हेल्प भी करेगा? मैं दोनों पक्ष सुनना चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल। आई विल कनेक्ट, जो लास्ट सवाल था उस पे जी, कनेक्ट करूँगी। जी। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट उसके सॉल्यूशंस भी हैं। राइट। अगर हम वापस वो एरा के पास जाते हैं और गेट टुगेदर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। नॉट बहुत बड़े गेट टुगेदर्स नहीं, अगर आप दूसरे पेरेंट्स को जानते हो, 5-6 पेरेंट्स मिल के आप अगर करते हो, एक एक्टिविटी उठाते हो, जैसे बुक रीड करना है, या हम स्टोरीज को शेयर करेंगे, या हम आज कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे। सो आधे घंटे का भी एक सेशन अगर ऐसा कर सकते हैं इनफॉर्मली, कोई फॉर्मल गैदरिंग की ज़रूरत नहीं है, इनफॉर्मली अगर हम छोटे छोटे ग्रुप्स में कर सकते हैं, बच्चों का सोशल बॉन्डिंग बढ़ सकता है। प्लस पेरेंट्स फिर से एक जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। रिलेटिव्स में पहले होता था, पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करते थे, करेक्ट। बाहर घूमने जाते थे। अगर हम फिर से वो इनिशिएटिव लें और एक सिंपल सा रूल बनाएं, जब हम साथ में हैं, फोन साइड फ़ोन्स में, नहीं, कोई गैजेट्स नहीं। कोई गैजेट्स नहीं। करेक्ट। हम ऐसी चीज़ें करेंगे जहाँ पे ज़रूरत ही फील नहीं हो, बिकॉज आज के एरा में हमारा कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन वही मोबाइल और इन सब से लेके है। हम कितना बच्चों को इन्वॉल्व और एंटरटेन रख सकते हैं, उस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ 1.5 साल 2 साल के बच्चे को पेरेंट फोन या टैबलेट दे देते हैं कि चलो तुम ये कर लो, तब तक मैं कुछ और काम करूं। आप वहीं से तो शुरुआत कर रहे हो। सो डेली रूटीन में अगर बच्चों को एक इनिशिएटिव लें, एक प्रोएक्टिव एडल्ट की तरह आगे बढ़े, अगर वो करना है, सिंपल चीज़ें हैं, उनको एक एक टास्क बोलें कि दिस इज़ योर टास्क जिसको आपको करना है, वही डिसाइड करेंगे, एंड वो टास्क सिर्फ मॉनिटरिंग करें कि ये टास्क हो रहा है कि नहीं। दूसरा, अगर कोई एक्शन लेना है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, सो उसका जो प्लान होता है वो बैठ के उनके साथ बनाएं, और उसके बाद फिर से मॉनिटरिंग करना है कि वो हो रहा है कि नहीं। मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं कि अगेन आपने वो एक कंट्रोलिंग वाला ले लिया। प्लान उनके पास है, आपने पूछा कि ये स्टेप कहाँ पे पहुंचा है, कहीं पे सपोर्ट की ज़रूरत है या नहीं। तीसरा, एक नॉन निगोशिएबल टाइम आप डिसाइड कर लें, बिकॉज मोबाइल फोन्स इन सबको आप बिल्कुल ऐसा ज़ीरो तो नहीं कर सकते लाइफ से, वो हैं, दे एग्जिस्ट, तो वो तो रहेंगे। पर कहाँ पे आप निगोशिएट कर सकते हो कि दिस इज़ योर टाइम, जो इतना टाइम आप मोबाइल को दोगे, आपका जो भी आपको करना है, और ये टाइम आपका स्टडी टाइम। बट वहाँ पर उनका चॉइस रहेगा, वो बताएंगे आपको, ना कि आप डिसाइड करोगे। जैसे डीवा के साथ कई बार मैंने इस तरह से निगोशिएशन करती रहती हूँ, एंड ट्रस्ट में आंटी, शी इज़ द वन जिसने मुझे निगोशिएशन सिखाया है। क्योंकि वो जिस तरह से निगोशिएट करती हैं, मुझे कई बार लगता है कि शायद मैं अगर ये निगोशिएशन स्किल्स मेरे बिजनेस में कर लूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज आ सकता है। सो वो निगोशिएशन उनके वहाँ से आता है। ऑब्वियसली वो ज़्यादा टाइम करते हैं, उसके सामने कुछ मांगते हैं, उसके सामने कुछ रिवॉर्ड होता है, बट एक बैलेंस कहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। सो वो होता है एक नॉन निगोशिएबल टाइम, स्टडी टाइम डिसाइड किया, एक डेली टास्क डिसाइड किया, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ कहीं हम मिस आउट कर रहे हैं, वो है फैमिली में कंट्रीब्यूशन। बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेदर सन है या डॉटर है, एनी जेंडर,
आप कैसे उनको इन्वॉल्व कर रहे हो। करेक्ट। घर अपना है, हम साथ में रहते हैं, फैमिली कंट्रीब्यूशन है, फैमिली में हेल्प नहीं चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। सो आप एक चूज़ करो कौन से टास्क को आप एज अ फैमिली कंट्रीब्यूशन आप करोगे। वो कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज़ है, प्लांट्स को पानी देना है या लिविंग रूम को क्लीन रखना है। अपने रूम का तो वो करेंगे, वो उनको धीरे धीरे उसी तरह से नर्चर किया है, बट फैमिली में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट। वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मुझे याद है जब दीवा 10 साल की थी, ऑब्वियसली वो कोविड का टाइम भी शुरू हो गया था, बट उससे पहले से ही हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था घर को लेके, कौन सा घर चूज़ करना है, कार को लेके। एंड वो हमारे डिस्कशन में एज एन एडल्ट बैठती थी और अपने चॉइस, अपने ओपिनियंस शेयर करती थी। एंड हम लोग क्या टर्न लेते थे कि चलो अभी आपके टर्न है, अब आप बोलिए कि आपको क्या लगता है। कई बार उनके ओपिनियंस, दीवा के चॉइसेस इतने रेलेवेंट या क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट होते थे कि हम भी सोचते थे कि अच्छा ये तो हमने सोचा ही नहीं कि कैसे कर सकते हैं। और वो बच्चों से आता है। राइट। और जैसे ही हम उनको डिस्कशंस में इन्वॉल्व करते, वो अपने आप एक रिस्पॉन्सिबल बोलते ना, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द फैमिली, वो उनको महसूस होने लगता है। ये छोटे छोटे बिहेवियर्स हैं, छोटे छोटे एक्शंस हैं जहाँ से प्रोएक्टिविटी की शुरुआत होती है और फिर वो बिल्ट होने लगता है। राइट, राइट। बहुत सही कहा। और जब आप ये बता रहे थे तो मुझे एक एपिसोड याद आया, क्योंकि मेरे पास एक पेरेंट आई थी और अपने बच्चे को काउंसलिंग के लिए, मैं बच्चा हालांकि छोटे है तो हम नहीं मिलते हैं, बट बड़ा था ये, और शी इज़ लाइक कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनता नहीं है। फिर उसके बाद पेरेंट के साथ ख़त्म हुआ, फिर वो बच्चा जो था वो कम से कम 12 साल का बच्चा था, तो उससे बात हुई तो बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी मुझसे घर का काम करवाती है। और तो मैंने कहा उसमें बुरा क्या है? सो देन ही सेड कि नहीं, पर पापा भी तो नहीं करते हैं ना, तो मैं क्यों करूं? और वो मुझे भी परेशान करती है और मेरे पापा को भी परेशान करती है। मतलब बहुत ताज्जुब हुआ मुझे वो सुनकर और वो समझाने में, उसको एहसास दिलाने में कि घर तो सबका है बेटा, और ये एक मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात है। बट ये माइंडसेट आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत करने की स्टार्टिंग से ही ज़रूरत है, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी जेंडर है, अगर हमने बचपन से बच्चों को ये नहीं समझाया कि भाई घर के काम में आप भी इक्वली ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो जितना मदर या फादर या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर करते हैं, तो शायद वो बड़े होने के बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली फिर तकलीफ ये होती है कि मम्मा थक जाती है और फिर वही फ्रस्ट्रेशन, और घर में घुसो फिर वही फ्रिक्शन, और घूम फिर के यही होता है। तो चलिए, आप ये सब सुन रहे हैं, यहाँ पे पेरेंटिंग की बातें भी हो रही हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ-साथ, बट इस पे बिल्कुल गौर फरमाइए, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि मुझे पता है हम सभी के घर में ये सब चीज़ें होती हैं। हम कहीं इससे अलग नहीं हैं, लेकिन सीखना ज़रूर है किसी से, जैसे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। शायद मेरी पेरेंटिंग में मुझे आपका दिया हुआ सजेशन काम लग सकता है, या आज भारती ने जो बताया उनकी डॉटर के बारे में, वो सजेशन मुझे काम लग सकता है। तो वो हमें पॉजिटिवली उसको लेकर आगे चलना चाहिए। भारती, आगे जुड़ूंगी आपसे और पूछना चाहूँगी कि हमारा कोई भी चीज़ को लेकर, जहाँ बच्चा कोई डिले करता है या कोई गलती करता है, तो उसको लेकर जो हमारा रिस्पॉन्स है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, ताकि बच्चा जो है कल जाकर जिम्मेदार बने और चीज़ों को टाल-मटोल ना करे? क्या कहेंगे इस बारे में? बच्चा अगर डिले करता है, उसका वन रीज़न इज़ वो पेरेंट्स को देखते हैं। जी। अगर पेरेंट्स डिले कर रहे हैं, पेरेंट्स अवॉइड कर रहे हैं, जी। अगर वो किसी डिसीजन को नहीं ले पा रहे हैं या बोलते हैं ना कहीं पुश कर रहे हैं, करेक्ट। तो बच्चे वही चीज़ सीख रहे हैं। प्रोक्रास्टिनेशन रिस्पॉन्स है जो भी सिचुएशन चल रही है। प्रोएक्टिविटी जो है वो एक माइंडसेट है, राइट। एक हैबिट फॉर्मेशन है जहाँ पर आपको उसके रूट से बाहर लेना है। अगर बच्चा डिले कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसको कहीं डिस्कम्फर्ट है जिसको वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, और वो डिस्कम्फर्ट उसको आगे चल के और ज़्यादा तकलीफ देने वाला है। राइट। और बच्चे कभी भी मिस्टेक्स से नहीं डरते हैं। आपने देखा होगा कोई भी आप बच्चे, छोटा भी हो या बड़ा भी हो, वो कर लेंगे, बिल्कुल वो सही बात सोचते है। नहीं हैं। उनको मालूम है कि पहली बार में अच्छे से नहीं होने वाला है।
वो किस चीज़ से डरते हैं? हमारे रिस्पॉन्स से डरते हैं करेक्ट। कि अगर हमने कोई गलती की तो मम्मी क्या बोलेगी या पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, उस चीज़ से डरते हैं, इसलिए बोलते हैं अच्छा अवॉइड कर लो, करो ही मत। मतलब कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हो रहे हैं कि हम उनके बिहेवियर को किस तरह से रिस्पॉन्ड या रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। जिससे वो बड़े हो रहे हैं। करेक्ट। इमेजिन करो अगर बच्चों को हमने मिस्टेक्स करने दी, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिस्टेक्स करेंगे, उसी में से सीखेंगे अपने आप। राइट। जब छोटे होते हैं तो वो फिर और तरीके यूज़ करेंगे, वहीं पे उनके बोलते हैं ना सोल्यूशन कैसे लेकर आए, वो एबिलिटी बढ़ती जाती है। राइट। सिमिलरली जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो मिस्टेक्स करने से डरते हैं बिकॉज हमारा रिस्पॉन्स है। वहाँ पे अगर हम उनको वो इन्वायरमेंट दे देते हैं कि आप मिस्टेक करो, कर सकते हैं। आप कर सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि मिस्टेक्स नहीं करोगे तो सीखोगे सीखेंगे कैसे? कैसे? करेक्ट। सो मिस्टेक्स करो, रिफ्लेक्टिव बिहेवियर वहाँ पे आप डेवलप करवा सकते हो कि आपने मिस्टेक करी, अब ये चीज़ सपोज वापस सिचुएशन आती है फ्यूचर में, तब आप उसको कैसे हैंडल करोगे? करेक्ट। मुझे याद है पिछले कुछ दिनों पहले ही दीवा के साथ ऐसी बात हो रही थी मेरी, एंड वो बोल रही थी कि हाँ मेरे से ये कुछ गड़बड़ हो गई है, और ऑब्वियसली वो उस चीज़ को अवॉइड कर रही थी उठाने से। सो मैंने कहा ठीक है, वो तो ख़त्म हो गया, आपको जो सबमिट करना था वो हो गया। अब सपोज़ यही सिचुएशन दोबारा आती है, राइट। क्योंकि आगे आपका 9th ख़त्म हो रहा है, 10th शुरू हो जाएगा, सो असाइनमेंट्स भी आएंगे और एक्सपेक्टेशंस भी रहेगा। राइट। सो ये सिचुएशन जब दोबारा आती है, क्या डिफरेंट करोगी? जो रिजल्ट आपको मिला है वो सेम ना मिले। राइट। अगर रिजल्ट से खुश हो तो सेम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर रिजल्ट दूसरा चाहिए तो क्या अलग कर सकते हैं या क्या अलग करोगी? राइट। शी केम अप विथ हर ओन 3-4 चीज़ें, स्टेप्स, एक्शंस लेकर आई। मैं शायद ये करूँगी, मुझे ये करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। हम पास्ट में अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, हम प्रेजेंट को देख रहे हैं अभी, ओके। और हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आप कैसे करोगे? राइट। एंड वहाँ से उसने शुरू किया कि ये 4 चीज़ें तो मैं करूँगी ही। एंड एक जनरल टेंडेंसी होता है कि हम हमेशा बोलते हैं कि हम क्या नहीं करेंगे। सो वो भी वही बोली कि ये चीज़ें तो मैं कभी नहीं करूँगी, ये चीज़ें मैं अवॉइड करूँगी। ऐसे ठीक है, क्या नहीं करोगे उसका क्लैरिटी है, अब क्या करोगे उस पे आ जाते हैं। सो पुश करना कि कैसे आप और रिफ्लेक्टिव बन सकते हो, एबिलिटीज़ को बढ़ावा देना, ताकि आप सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो एज पेरेंट्स, ताकि वो एक बोलते हैं ना, एक एडल्ट जो प्रोएक्टिव एडल्ट है वो आप नर्चर कर रहे हो, आप बच्चे को बड़ा नहीं कर रहे हो। आप एक दिमाग में अगर हम यही चीज़ रखें कि हम एडल्ट को नर्चर कर रहे हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव पूरा बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मतलब कई बार ऐसा ही होता है ना कि हम हमेशा घूम फिर कर जो मिस्टेक की है, पास्ट है, उसको ही ले आते हैं और बार बार बच्चे को वो एहसास दिलाते हैं कि गई बार तुमने एक गलती की थी, और शायद तब बच्चा जो है वो कई बार गुस्से में आ जाता है और फिर कहता है कि ये तो समझेंगे ही नहीं, इसलिए वो जो एक डायलॉग होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। और बहुत अच्छा बताया भारती ने। आई एम श्योर आप सबको ये अच्छा लग रहा है, प्लीज़ कंटिन्यू करें, देखते रहें। और अगर ऐसी टेक्निक्स आपको लगती हैं कि आपके बच्चों के लिए भी मीनिंगफुल हो सकती हैं, हेल्पफुल हो सकती हैं, तो प्लीज़ इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि वो तो देखिए खुद अपनी बेटी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मतलब ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, कुछ नया नहीं है, ये चैट जीपीटी से लिया नहीं है, गूगल से नहीं लिया है। तो प्रैक्टिकल टिप्स अगर आपको मिलती हैं तो आपको ये श्योरिटी है कि हाँ, ये बच्चों पे अप्लाई की जा सकती है, और अगर करेंगे तो क्या-क्या आएगा वो भी भारती आपको बता रही हैं। तो इससे ज़्यादा तो आपको क्या ही मिल सकता है, तो प्लीज़ इसे इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। भारती, आज का जो मेन क्वेश्चन है मेरा, वो है आज का जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिस तरह की हमारी ज़िंदगी जो भाग-दौड़ वाली चल रही है, इतनी सारी तेज़ रफ़्तार, और ये ख़त्म करना है, वो करना है, और उसके साथ-साथ जो स्क्रीन जो है, वो जो हमारी ज़िंदगी में आ चुका है, तो हमारा तो वर्ल्ड भी स्क्रीन ड्रिवन बन चुका है। ऐसे में कौन-सी ऐसी प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो एज़ फैमिली हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को इस तरह से बड़ा करें कि वो अपने निर्णय खुद ले सकें, लिए हुए निर्णयों के ऊपर जो एक उनको कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ओनरशिप, कि हाँ मेरा लिया हुआ निर्णय है, वो ले सकें, और किए हुए कामों की जिम्मेदारी ले सकें। क्या प्रैक्टिकल टिप्स हमें अपनानी चाहिए एज फैमिली? ओके, एज अ फैमिली
मैं ये एक्सरसाइज हमेशा ऑब्वियसली ईयर एंड पे या बिगनिंग ऑफ द ईयर करती हूँ। अच्छा। और उसमें सिंपल एक पेपर लेते हैं हम और सर्कल बनाते हैं। सर्कल में हमारे जितने भी एरियाज हैं, जैसे हेल्थ है, फैमिली, फन टाइम रहता है, सो ऐसे 8 अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये 8 एरियाज है जहाँ पे मुझे काम करना है। जैसे मेरे लिए मेरा करियर हो गया, मेरा बिजनेस हो गया, फाइनेंस, फैमिली फाइनेंस हो गया, बच्चों के लिए कोई और चीज़ें होती हैं। सो वो अपने तरीके से वो 8 एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं, हम हमारे करते हैं। अब वो 8 एरियाज में हम एक सिंपल सी चीज़ पूछते हैं कि अगर इस एरिया में आपको 1 to 10 के बीच में अगर आपको रेट करना हो कि आप कहाँ पर हो अभी, जैसे हेल्थ वाइज 1 to 10 में अगर मैं पूछूं कि आप क्या रेट करोगे खुद को अभी प्रेजेंट में। कभी बच्चे बोलते हैं हम तो 7 रेट करेंगे, बड़े बोलेंगे हम तो 6 करेंगे, क्योंकि हेल्थ वाइज हमको फिटनेस की ज़रूरत है, अभी वो सब नहीं कर पा रहे हैं। सो वो अपने अपना एक नंबर चूज़ करते हैं। अब एक ही चीज़ करती हूँ मैं, उनको बोलती हूँ अगर सपोज 6 आपने दिया है, अगर आपको 6 से 7 जाना है तो क्या करोगे जिससे आप 6 से 7 तक जाओगे। सिर्फ 3 एक्शंस बताओ कि ये मैं करूँगा। जब ये एक्टिविटी हम करते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है, फैमिली में बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि एज अ फैमिली हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा ट्रैवल आ रहा है या मुझे बहुत सारे मीटिंग्स आ रहे हैं, सो मेरा कहीं ना कहीं घर में बैलेंस मुझे रखना होता है, फ्रॉम कुकिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम क्लीनिंग पर्सपेक्टिव। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो वहाँ पर कौन कंट्रीब्यूट करेगा। करेक्ट। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कशन हो जाती हैं। सो एज अ फैमिली हम लोग एक यूनिट की तरह काम करते हैं। कि जब एज अ यूनिट हम काम करते हैं तो कैसे हम ऐसे सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली जब मैंने ये एक्टिविटी की थी, बिकॉज दीवा अब 15 ईयर्स की है, वो बोली ठीक है आप जब नहीं हो मैं पूरा दिन का कुकिंग कर सकती हूँ, मैं हैंडल करूँगी। एंड मेरे वैसे भी ये हॉलीडेज हैं तो मैं कुछ नया भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। एंड उसने बहुत अच्छा बनाया और वी वर ऑल्सो सरप्राइज्ड। एंड ऑफ कोर्स 1-2 बार जलाया भी है। और मैंने आपको शायद बताया होगा, उसने एक चिट भी लिखा था कि आई एम सॉरी जल गया है। जल गया, राइट। एंड शी वॉज वेटिंग फॉर माई रिएक्शन, राइट, कि मम्मी आके गुस्सा करेगी, बोलेगी इतना नुकसान हो गया, कढ़ाई जल गई सब। ऑन द कॉन्ट्ररी आई वॉज लाफिंग एंड आई वॉज स्माइलिंग। सो वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन आया वहाँ पे उसके खुद ही रिफ्लेक्शन में आ गई कि अच्छा मुझे पता है मैंने क्या किया, राइट, अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। सो एज अ फैमिली ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे एक्शंस, कैसे स्टेप्स लेते हैं, करेक्ट, जहाँ पर एज अ यूनिट की तरह काम करते हैं। सेकेंड चीज़ जो अगेन हम लोग घर पे भी करते रहते हैं वो है एक बोलते हैं ना कि हमारी एक यूजुअल फैमिली आदतें होती हैं कि इवनिंग्स में क्या करना है, सैटरडे संडे आया चलो पिक्चर देखने चले गए या टीवी के आगे बैठ गए, खाना खाने के टाइम पे टीवी ऑन कर लिया या कोई वेब सीरीज़ देख ली। जैसे जैसे ये हैबिट्स को हमने नोटिस करना शुरू किया, हमको रियलाइज़ हुआ कि हमने कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐड ही नहीं किया। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला नेचर वॉक करना है, हमने ऐड किया नेचर वॉक को। हमने ट्रैवल में एडवेंचर्स ऐड किए, जहाँ पे हमने पैराग्लाइडिंग एंड वो क्या था, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो हमने एडवेंचरस वाली थी जिसको ऐड की। सो वो चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी होते हैं जो हमारे एक्शंस एंड बिहेवियर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम वही इवनिंग्स उसी तरह से स्पेंड करेंगे तो नहीं होगा। सही बात है। तीसरा चीज़ रीडिंग। आप एक बुक रीड करो पर उसको आपने रिफ्लेक्ट किया है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप रेस में हो और आपको 10 किताबें पढ़नी है या 50 किताबें पढ़नी है, पर क्या आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, क्या आप वो स्टोरी किसी को सुना रहे हो। इनपुट आपने लिया इन्फॉर्मेशन का, पर प्रोसेस करके आउटपुट कहाँ है। आप सिर्फ इनपुट लेते जाओगे और आउटपुट नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है वो इन्फॉर्मेशन का। सो वो चीज़ अगेन मैंने फैमिली में
शुरू की, जहाँ से बहुत मज़ा भी आता है ऑब्वियसली, और प्लस अलग अलग ओपिनियंस जानने मिलते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव समझने मिलते हैं, और वो चीज़ ऑब्वियसली बॉन्ड ज़्यादा बढ़ाता है फैमिली का। करेक्ट। सो ये 3-4 चीज़ें हमने की हैं। तो चलिए, अब भारती ने इतनी अच्छी प्रैक्टिकल टिप्स हमें दे तो दी हैं, बट सिर्फ सुनकर तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसे हमें डेली रूटीन में इस्तेमाल करना है। और इसीलिए बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दी हैं ताकि हम हर पेरेंट जो सुन रहा है इसे, वो उसे इस्तेमाल कर सके। हाँ, हो सकता है कि बच्चों का टेम्परामेंट अलग हो, उनकी खुद की पर्सनल जो नीड्स है वो अलग हो सकती हैं, इंटरेस्ट अलग-अलग हो सकते हैं, बट बेसिकली अगर ये एक्टिविटीज़ आप करते हैं, तो जैसे उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी 8 चीज़ें जिसके सर्कल्स आप बनाते हैं, वो चेंज हो सकता है क्योंकि मेरे लिए मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, भारती के लिए अलग होंगी, आपके लिए अलग होंगी। बट ये कसरत करने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा बैठकर और गैजेट से दूर रहना पड़ेगा, सबसे पहली बात है। अगर आप बैठ भी रहे हैं तो अपने आप को डिजिटल माध्यम से दूर रखें और बैठ के ऐसी एक्टिविटीज़ करें ताकि आपके और आपके बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो और अच्छी बने, पॉजिटिव बने, और हम सिर्फ उनको टास्क दें ना, बट उनकी राय भी लें। जैसे पूरे एपिसोड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है कि बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें और उनकी राय लें। हाँ, बाउंड्री सेट करिए आप उनके लिए, लेकिन उनको बोलने का थोड़ा-सा अगर हम स्पेस देंगे तो ये पूरी चीज़ बहुत अलग ही तरीके से सामने आएगी आपके। भारती, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू। लिए और अपना इतना कीमती समय, इतने हफ्ते आप जुड़ी हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मुझे पर्सनली बहुत ही सीखने को मिला है ये पूरे सीरीज़ से, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लगता है इसी सीरीज़ में कुछ और जानना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम भारती को फिर इनवाइट करेंगे ताकि आप लोगों के जो भी कंसर्न्स हैं वो फिर से आएँ, हमारे साथ जुड़ें और उसका कोई सॉल्यूशन अगर हमें दे सकें, स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे सकें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने बचपन और बुनियाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे अभी ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस एपिसोड से अगर जुड़े हैं, तो पिछले 4 एपिसोड्स देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।